प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 हींग वाला। जो कहानी है इसकी लेखिका जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 1904 में प्रयाग में हुआ था। महादेवी वर्मा की सहपाठिनी रही, यानी महादेवी वर्मा के साथ एक ही स्कूल में ये पढ़ती थी और युवावस्था से ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई थी। 9 वर्ष की आयु में ही क्या हो गया था, इनका विवाह हो गया था। इनके पति लक्ष्मण सिंह चौहान जो थे वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कई बार दोनों को जेल भी जाना पड़ा। 15 फरवरी 1948 को मोटर कार दुर्घटना में इनका असामयिक क्या हो गया, निधन हो गया। मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा इनकी प्रमुख कृतियां हैं, यानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राखी की चुनौती, जलियांवाला बाग में बसंत, झांसी की रानी की समाधि पर, खूब लड़ी मर्दानी आदि इनकी क्या है, चर्चित यानी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अब है पाठ परिचय, यानी जो प्रस्तुत कहानी है उसमें लेखिका ने ये बताया है कि जो धर्म के लोग होते हैं, हर कौम यानी हर धर्म के लोग जो होते हैं वो सभी लोग बुरे नहीं होते। उनमें से केवल क्या होते हैं, कुछ ही लोग क्या होते हैं, बुरे होते हैं। अधिकांश लोग अच्छे होते हैं। वे जो अच्छे लोग हैं वे जिससे भी मिलते हैं उन पर क्या छोड़ जाते हैं, अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इसी तरह इस कहानी का जो नायक है हींग वाला पठान भी एक ऐसा ही भला इंसान है जो उन बच्चों को मौत के मुंह से बचाता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पाठ। अम्मा हींग लेगा, कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। यानी उस खान की उम्र कितनी थी, 35 साल थी। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर नीचे धर दिया यानी रख दिया। मोलचरी के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया, चबूतरे पर आकर वो बैठ गया। भीतरी बरामदे से यानी अंदर बरामदे में से एक 9-10 बरस के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, तुम जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा, यानी उस बालक के कहने पर वो वहीं गया नहीं, वहीं बैठा रहा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे से के छोर से हवा करता हुआ बोला, यानी उसने अपना साफा खोला और उससे हवा करने लगा। जो नीचे लटका रहता है साफा बांधते उससे वो हवा करने लगा। अम्मा हींग ले लो, अम्मा हींग ले लो अम्मा, हम अपने देश को जाता हूँ, बहुत दिनों में लौटूंगा। यानी वो कहता है कि अम्मा क्या ले लो, हींग ले लो, मैं अपने देश को यानी मैं अपने देश जा रहा हूँ, बहुत दिनों बाद लौटूंगा, इसलिए क्या ले लो तुम, हींग ले लो। सावित्री, इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही टाल सकती थी, यानी सावित्री और उसकी लगभग एक ही उम्र थी। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई, बोली हींग तो अभी बहुत रखी है, यानी अभी हींग बहुत सारी रखी है। खान, अभी 15 दिन भी तो हुए नहीं है जब तुमसे हींग ली थी। कहती है कि अभी बहुत सारी हींग रखी हुई, 15 दिन भी नहीं हुए जब तुमसे हींग ली थी, इसलिए अभी हींग रखी है। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही न हो उसी स्वर में बोला, हेरा हींग है माँ, तुम्हारे हाथ की बोनी मांगता हूँ, एक ही तोला ले लो, पर ले लो, हम देकर जाएंगे। तो सावित्री की बात को नहीं सुनता है। सावित्री कहती है कि अभी हींग रखी है। कहता है कि नहीं, मुझे केवल क्या करनी है, तुम्हारे हाथ की ही क्या करनी है, बोनी करनी है, भले ही तुम क्या लो, एक तोला ही हींग लो, हम तुम्हें देकर ही जाएंगे। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी नहीं पाई थी कि उसने त्वरित यानी जल्दी से एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, यानी कि हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। उसने बहुत सारे हींग के डब्बे वहां रख दिए और जल्दी से एक डब्बा उसके सावित्री के आगे सरकाते हुए कहा, ये हींग ले लो, बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर क्या करूंगी, ढेर सी पहले रखी है। ढेर सी यानी बहुत सारी पहले रखी है। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आए हैं, मतलब आप कुछ भी लो, यानी थोड़ी बहुत ही लो, घर है पड़ी रहेगी, फिर आज हम अपने देश को जाता है, फिर मैं क्या चला जाऊंगा, अपने देश को
यानी अपने देश चला जाऊंगा, खुदा जाने कब लौटूंगा और न जाने कब लौट कर आऊंगा, इसलिए तुम थोड़ी बहुत हींग और ले लो। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए, यानी कि सावित्री के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही, इंतजार किए बिना ही वह हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। जो सावित्री के बच्चे उससे कहते हैं कि माँ तुम हींग मत लेना, मना करने पर भी क्या है, ये जबरदस्ती ही तोले जा रहा है। तो वे अपनी माँ से हींग नहीं लेने के लिए कहते हैं। जब खान ने हींग तोलकर पुड़िया सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेनी है, चलो माँ भीतर चलो। यानी जैसे ही उसने एक हींग तोलकर किसके, सावित्री को सामने रख दी, तो उसका जो सावित्री का सबसे छोटा वाला लड़का था वो क्या करता है, हींग को वापस खान के पास फेंक देता और कहता है कि हमें नहीं लेनी, और अपनी माँ से कहता है कि अंदर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया, उसने हींग की पुड़िया उठा ली, 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दे दिया। ने किसी की भी बात नहीं मानी और जल्द हींग की पुड़िया उठाकर पैसे लाकर खान को दे देती है। खान सलाम करके चला गया। सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी कि उनके मना करने पर भी, यानी हींग रखी होने पर भी उन्होंने क्या लिए, हींग ले लिए। तो ये उसके बच्चों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को तो इतने पैसे दे दिए, अभी हम मांगे तो कभी न देगी। यानी खान कह रहे थे कि अभी हम माँ से पैसे मांगेंगे तो वह हमें नहीं देगी, और हींग रखे होने पर भी हींग ले ली और खान को पैसे दे दिए। 6 साल का छोटा बच्चा बोला, भैया माँ से पैसे मांगो, हम लोग मलाई का क्या खाएंगे, बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को यूं ही इतने पैसे दे दिए, हींग की क्या नहीं थी, जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने खान से हींग ले ली। इसके आगे उसे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ, पर छोटे के कानों में मलाई के बर्फ की क्या गूंज रही थी, आवाज गूंज रही थी, मलाई का बर्फ, ठंडा बर्फ। वह माँ से बिगड़कर बोला, माँ 6 आने पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। यानी जितने कितने 6 आने तुमने किसको, खान को दिए हैं, हम भी क्या लेंगे, 6 आने ही तुमसे लेंगे। 8 साल की लड़की भी गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे न मांगो, वे तुम्हें न देगी, उसका तो बेटा वही खान है, हम नहीं। तो उसकी लड़की बोलती है कि माँ जो है वो हमें पैसे नहीं देगी, उसका बेटा तो कौन है, खान ही है, इसलिए वह उसे ही पैसे देगी। सावित्री को बच्चों की इन बात पर हंसी आ रही थी, यानी बच्चों की इन सब बातों को सुनकर सावित्री हंस रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो हटो, बड़ी बातें बनाने लगे हो, खाना तैयार है, खाओ। यानी जब वो उसके बच्चे बोल रहे थे कि तुमने जरा, बेटा तो कौन है, खान ही है, इसलिए तुमने उसको क्या दे दिए, पैसे दे दिए, और हमें पैसे नहीं दोगी। इन सब बातों को जब सुनती है तो उसे हंसी आने लगती है, और झूठ में ही क्रोध से क्या करने लगती है, कहती है कि आजकल तुम क्या करने लगे हो, सब बड़ी बातें करने लगे हो, इसलिए चलो जाओ, और खाना तैयार है और खाना खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो पहले खाना खाओ, फिर रुपया तुड़वाकर 6 आने दूंगी। यानी कहती है कि पहले तुम क्या कर लो, खाना खा लो तीनों, फिर 1 रुपया तुड़वाकर तीनों को क्या दे दूंगी, मैं 6 आने दूंगी। छोटा बिफर गया, यानी छोटा फिर से बिखर गया, जो उसका छोटा लड़का था। कभी नहीं, मैं 6 आने लूंगा, यदि खाना 6 आने दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगने लगा, यानी वो बच्चे खाना खाते खाते हिसाब लगाने लगे कि 1 रुपए में तो कितने आने होते हैं, 16 आने होते हैं, और 6 आने के हिसाब से कितने आने होने चाहिए, 18 आने होने चाहिए। 6 आने रतन लेगा, 6 मुन्नी, छोटे के लिए तो 4 आने ही बचेंगे। छोटा बिफर गया, यानी छोटा बिखर गया कि मुझे क्या मिलेंगे, 4 आने ही मिलेंगे। कहता नहीं, मुझे कितने चाहिए, 6 आने ही चाहिए। यदि मुन्नी ने 4 आने लेना स्वीकार नहीं कर लिया होता तो दोनों भाइयों में तकरार की नौबत आ गई होती, लेकिन जो उसकी लड़की रहती है वो 4 आने लेना स्वीकार कर लेती है, और दोनों भाइयों को क्या दे देते हैं, 6 आने दे देते हैं। यदि एक को 6 आने मिलते उसके लड़के को, और एक छोटे वाले को 4 आने, तो दोनों में क्या होने लगती, लड़ाई होने
लगती, इसलिए मुन्नी ने खुद ने ही क्या कर लिया, 4 आने लेना स्वीकार कर लिया। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में दंगे हो गए, बहुत से लोग मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। इससे खान लोगों ने बड़ा उत्पात मचाया था, यानी बड़ा, ठीक है, कुछ समय हो गया, सावित्री की हींग भी खत्म हो गई। होली के अवसर पर क्या हो गया, शहर में दंगे भड़क गए जिसमें 2 खान मर गए थे। इसलिए लोगों, जो खान लोग हैं, उन्होंने बड़ा उत्पात मचाया। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। सावित्री सोचती कि कहीं उन 2 खानों में से कहीं एक हींग वाला खान तो नहीं मर गया। फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु न जाने उससे क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती थी। फिर वो सोचती, पहले तो वो सोचती है कि कहीं उन दंगों में वो हींग वाला खान मारा तो नहीं गया। फिर सोचती है मरने दो, कोई दूसरा हींग बेचने वाला आएगा तो उससे ले लेंगे। लेकिन उसके प्रति उसके मन में क्या आ गए थे, एक भावना सी, एक उसे बार बार रह रहकर वो हींग वाला क्या आता था, याद आता था। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उस मोल श्री के पेड़ के चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी, यानी कुछ साफ कर रही थी। स्कूल की छुट्टी थी, तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहीं रुको। उत्तर मिला, हींग है हैरा हींग है। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने क्या पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। तो जैसे ही बहुत दिनों बाद जब वो बेचने आता है तो जो सावित्री के पति उसको अंदर जाने से मना करते, लेकिन वो चला जाता है और सावित्री के सामने खड़ा हो जाता है। सावित्री उसको देखती है तो बोलती है कि बहुत दिनों बाद आए, तुमसे जो हींग ली थी वो तो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। खान देश को गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ, यानी मैं अपने देश गया था और परसों ही आया हूँ, सावित्री ने बताया। यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हुआ था। खान बोला, खान भी सुना है, समझ नहीं है लड़ने वालों में। कहता है कि मैंने भी सुना है कि यहाँ पे होली के अवसर पर दंगे हो गए थे, लेकिन लड़ने वालों में क्या आपसी समझ नहीं है, फालतू में ही एक दूसरे का क्या करते हैं, खून बहाते हैं, यानी एक दूसरे को मारते हैं। सावित्री ने पूछा, खान दंगे की खबर सुनकर तुम भी हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। यानी सावित्री उससे कहती है कि दंगे के बाद भी तुम बिना डरे मेरे घर पर आ गए। तो खान कहता है कि क्या बेटे को भी कभी माँ से कोई खतरा हो सकता है या कोई डर हो सकता है? इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला, एक छटांग हींग तोलकर सावित्री को दे दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान पैसा फिर लेकर आकर ले जाएगा। खान ने कहा कि नहीं है तो रख लो, पैसे बाद में ले जाऊंगा। कहता हुआ खान सावित्री को सलाम करके चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है। होली पर दंगा हो चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका नहीं थी। यानी क्या है कि दशहरा का त्योहार था, दशहरा आ चुका था, उस होली पर दंगे हो गए थे, लेकिन दशहरा जब आया था तो किसी को भी किसी भी तरह के दंगे की कोई शंका नहीं थी। शहर में सब जगह ही क्या थी, शांति थी। हिंदू होली न जला सके थे, इसलिए दशहरे दुने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। यानी उन्होंने दंगे हो गए थे जिसके कारण होली का त्योहार नहीं मनाया था, इसलिए दशहरे के त्योहार को बड़े और ज्यादा उत्साह के साथ मनाने को तैयार हो गए थे, यानी और ज्यादा उत्साह के साथ मनाना चाहते थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री स्वभाव में ही भीरू थी, वह भला बच्चों को कैसे भेज दे। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का प्रलोभन यानी लालच दिया, पर मन न माना सो न माना। यानी कि वो बच्चों को नहीं भेजना चाहती थी, उन्होंने कई तरह का लालच भी दिया, लेकिन बच्चे नहीं माने। उन्हें तो केवल कहाँ जाना था, काली का जुलूस देखने जाना था। नौकर शामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था।
उसने भी कहा भेज दो ना माँ जी, मैं अभी तो दिखा कर लिए आता हूँ। वो कह रामू जो उनका नौकर था वो भी देखने के लिए, जुलूस देखने जाने के लिए बहुत उत्सुक था। तो कहता है कि भेज दो माँ जी मेरे साथ, मैं अभी इनको दिखाकर ले आता हूँ। मोहल्ले के और लोग भी तो गए हैं और शामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए। और शामू ने कहा मोहल्ले के दूसरे लोग भी गए और उसने कई ऐसे ही नाम गिना दिए। विवश लाचार सावित्री को इच्छा न होते हुए भी अपने बच्चों को क्या करा, भेजना ही पड़ा। क्योंकि जो होली के अवसर पर दंगे हो गए थे, जिससे उसको कारण उसके मन में क्या बैठ गया था, सावित्री के मन में डर बैठ गया था कि बच्चे कहीं जाएं और कहीं फंस ना जाए, इसलिए वो उन्हें भेजना नहीं चाहती। उन्हें पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का, सब तरह का प्रलोभन देती है, लेकिन वो मानते ही नहीं है। अंत में विवश होकर सावित्री को उन्हें जुलूस देखने के लिए भेजना ही पड़ता है।